चलो तो हम लोगों को अब बोर मॉडल पढ़ना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमने देखा थॉमसन आया, फिर रदरफोर्ड आया, फिर 2-3 थ्योरीज आई, फिर ईएम वेव थ्योरी आई मैक्सवेल की, और फिर प्लैंक्स की थ्योरी आई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई, राइट। व्हाट हैज़ हैपेंड नाउ टिल ईएम वेव, व्हाट वाज हैपनिंग ना, दे वर कंसिडरिंग ईएम वेव, तो दे वर कंसिडरिंग दैट जो रेडिएशन है, जो लाइट है या जो एनर्जी है वी कैन से, जो है वो वेव के फॉर्म में कंटिन्यूस फॉर्म में आ रही है, राइट। दिस वाज द थ्योरी कि ये कंटिन्यूस फॉर्म में आ रही है, बट व्हाट हैपेंड व्हेन Planck's came and told us that it is not continuous, it is discrete, right? It is coming in small pockets in the form of photons, right? So Planck's came and he told us about the particle nature of the energy, particle nature of the light. Before that we were like light comes in the form of wave only, right? So now we have a dual nature of light. We have also the particle nature and we have also the wave nature. So now energy and the light, electromagnetic radiation basically, they have dual nature, right? They come in forms of light also, they come in forms of particle also. That is one conclusion which Bohr took and used it in his theory. That is one of the conclusions. Second conclusion what, again, that जो स्पेक्ट्रम है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में, मान लो मतलब इतना समझ लो कि जो लाइट आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, वो क्वांटाइज्ड है। वो क्वांटाइज मतलब ये होता है ना, n 1 2 3 ऐसे 1 2 3 होल नंबर्स में आ रही है, 1.5 2.6 ऐसे नहीं आ रही है, समझा। 2.6 1 ऐसे नहीं आ रही है, 1 2 3 4 ऐसे होल नंबर्स पे ही आ रही है, समझा। मतलब होल नंबर मतलब रियल नंबर्स पे आ रही है, राइट। तो क्वांटाइज है, जो एनर्जी आ रही है वो क्वांटाइज आ रही है। तो ये दोनों कंक्लूजन्स लिया बोर्ड ने, और फिर उसने अपना पोस्टुलेट बताया, अपना पोस्टुलेट दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड का जो पोस्टुलेट था, इट वाज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जिसने प्लैंक्स के बाद दिया, इसने प्लैंक्स की थ्योरी भी यूज़ किया बाय द वे। इसका जो कंक्लूजन था दैट वाज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिकॉज इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फिर कितने एनर्जी से आ रहा है, हम लोगों ने पढ़ा है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद करो। इलेक्ट्रॉन आता है, गिरता है, अगर इनफ एनर्जी है तो जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, सॉरी भाई, फोटोन आता है, नहीं फोटोन आता है, इनफ एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देगा, अगर और ज़्यादा एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के साथ एमिट होगा, और अगर कम एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। हम लोगों ने पढ़ा है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वही वाला, ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने भी सेम वही फार्मूला लगाया है अपन का, जो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन R स्क्वायर होता है ना, कि Q1 Q2 का R स्क्वायर, हाँ स्क्वायर होता है। और अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, वही ऑपोजिट बस। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन R। तो ये वाला, इसने भी ये वाला लॉजिक लगाया एक, और इसने एक और लॉजिक दिया, इट्स अ डी मेरिट ऑल्सो बट इट्स अ मेरिट ऑल्सो, कि जो बोर मॉडल है दैट इज़ बेस्ड ऑन, अपने नोट्स खोल के बैठना छोटू, ठीक है, नोट्स खोल के, दैट इज़ बेस्ड ऑन सिंगल, मैं बस रिविजन करा रहा हूँ क्विक, दैट इज़ बेस्ड ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। ये सिर्फ उसी स्पीशीज़, उन्हीं एटम्स में वैलिड होगा ये मॉडल जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब कौन कौन सी, हाइड्रोजन 1 1 होता है, राइट। तो इसमें जो Z है दैट इज़ 1, एटॉमिक नंबर इज़ 1, तो हाइड्रोजन इज, और चार्ज तो है नहीं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 1 1, राइट, 1 1। तो हाइड्रोजन इज अपन का सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। प्लस नाउ हीलियम, इज हीलियम अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़? थिंक, इज हीलियम अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़? नो, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, राइट। तो हीलियम कब हो जाएगा, जब हीलियम का प्लस चार्ज, मतलब प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो नाउ इट यूज्ड टू हैव 2 इलेक्ट्रॉन एज हीलियम, बट नाउ सिंस इट इज इन हीलियम +1 फॉर्म, it has only 1 electron left, so now it can be used. Now Bohr model is applicable on the species also, okay. Now this is a single electron species. Now if we go forward, we have lithium is 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3। लिथियम में कौन चार्ज होना चाहिए, +2 चार्ज होना चाहिए, नाउ इट इज़ एप्लीकेबल। देन बरेलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बरेलियम इज 4, तो इसमें कौन सा, इसमें +3 चार्ज होना चाहिए। ऐसे करके आगे बढ़ते रहेंगे, समझ रहे हो ना आप। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मतलब इन सारे स्पीशीज़ में जो है वो मॉडल जो है वो वैलिड है, ओके। पहला जो इसने पोस्टुलेट दिया था वो विच वाज हम लोगों को पहले से ही पता था। अकॉर्डिंग टू द बोर, एटम हैज़ 2 पार्ट्स,
एक न्यूक्लियर है, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है. द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ एटम एंड इट इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम. पता है हमको, कुछ नया बताया? नहीं बताया. सेकेंड पॉइंट इसने क्या दिया था? इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ फॉर विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज इक्वल टू द सेंट्रिफ्यूगल फोर्स. ये वाला पॉइंट. इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ है वो इक्वल टू है उसके घूमने वाले, जो घूम रहा है तो बाहर जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, और जो बाहर एक, जब आप किसी भी चीज़ को ऐसे हाथ में घुमाते हो तो एक बाहर की ओर फोर्स लगता है ना, जो उसको बाहर की, जहाँ हम लोगों ने पकड़ा हो, जैसे हम लोग छोड़ देते हैं तो वो बाहर की ओर उड़ जाता है, राइट. अगर आप किसी चीज़ को घुमा रहे हो हाथ से रस्सी पकड़ के, तो दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इट्स centrifugal force. Centrifugal force is basically a pseudo, a नकली form of centripetal force. Centrifugal force is equal to Coulombic force. Same. Okay. तो थर्ड उसने दिया था क्या? थर्ड उसने एक अच्छा ठीक मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट दिया कि अकॉर्डिंग टू द बोर, इलेक्ट्रॉन कैन ओनली रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स विच हैज़ इट्स एंगुलर मोमेंटम इन एन इंटीग्रल ऑफ दिस h/2π. Now why it became important? Because थिंक अबाउट इट, रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसका वन ऑफ द डिमेरिट्स वर कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे घूमते 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 वो तो कोलैप्स कर जाएगा, राइट. एनर्जी तो काइंड एनर्जी तो लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन घूमते 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 घूमते. तो नाउ बोर सेट कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे किसी भी ऑर्बिट पे रिवॉल्व नहीं करता, वो कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व करता है, और जिनकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड होती है, जिसकी वजह से वो एनर्जी को लूज़ नहीं करता है, ठीक है. वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, और वो उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम होगा इन इसके मल्टीपल में. मतलब यहाँ पे n होगा, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इस मल्टीपल में होगा, इसके मल्टीपल्स में. ओके. एक ये चीज़ बोर्ड ने बोली. एक और चीज़ अपन की वही चीज़ बोली कि दो सर्कुलर ऑर्बिट्स इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स और एनर्जी ऑर्बिट्स. स्टेशनरी मतलब जहाँ पे एनर्जी फिक्स्ड हो, रुके हुए हैं. Those circular orbits in which the electron revolve around the nucleus are called as stationary orbits, and because in these orbits the energy of electron always remains constant. ओके. एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ नहीं करता है अपनी एनर्जी को अपने, समझिए. अब ये ऑर्बिट्स क्या होता है? मान लो हम एक न्यूक्लियस बनाते हैं, फिर एक ऑर्बिट, फिर दूसरा ऑर्बिट, फिर तीसरा ऑर्बिट, फिर चौथा ऑर्बिट, ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है. इनमें जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं इन्हीं ऑर्बिट्स में. अब इन ऑर्बिट्स का नाम क्या होता है हम लोग को पता है, याद करें तो KLMN ये ऑर्बिट्स के नाम है. दीज आर ऑर्बिट्स मतलब शेल, ऑर्बिट्स इज इक्वल टू शेल. तो ये जो है शेल के नाम होते हैं KLMN. अब इन शेल के अंदर सब शेल होते हैं जिनका नाम होता है SPDF. वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. KLMN, दीज आर द नेम ऑफ द शेल्स ऑर्बिट. ओके, दीज आर नेम ऑफ शेल. अब इसके अंदर सब शेल्स होते हैं SPDF. ओके, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. तो दीज आर KLMN and what are these? These are stationary orbits. These are stationary orbits in which the electron revolves. Okay. अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है. अब मान लो हम लोगों ने इसके ऊपर फोटोन फेंका, एक एनर्जी वाला फोटोन इसके पास आया, तो व्हाट विल हैपन? इट विल एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड इट विल जंप इनटू द नेक्स्ट हायर स्टेट, राइट. K से L में जंप कर जाएगा. मान लो N ये 1 है, ये N2 है, ये ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है. तो व्हाट विल हैपन? जब इसमें फोटोन गिरेगा तो ये एब्जॉर्ब करेगा उसकी एनर्जी, और इट विल जंप इनटू द नेक्स्ट ऑर्बिट विच इज द सेकंड ऑर्बिट, राइट. एंड इफ़ वी लुक ऑन द ऑपोजिट साइड ऑल्सो, इफ अगर इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग इन हेयर, मान लो दिस इज फोर्थ ऑर्बिट, N4 1 2 3 4 फोर्थ ऑर्बिट. अब नाउ इफ इट एमिट्स, अगर इसने एनर्जी को एमिट कर दिया, एमिशन स्पेक्ट्रम, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम. अगर इसने एमिट कर दिया एनर्जी को, तो व्हाट विल हैपन? इट विल कम डाउन टू वन बॉटम वाला ऑर्बिट, which is the third orbit, right? So now electron will jump into this after emitting. If it emits energy, it will come down. If it absorbs energy, it will go up. Okay, this is absorption and this is emission. Okay, समझा. हम लोगों ने देख लिया कि ये सारे बोर्ड के पोस्टुलेट्स थे. दीज आर अब बोर्ड के पोस्टुलेट्स के, और हम लोग के एप्लीकेशन क्या है. मान लो हम लोग को बोल दिया
कि कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट में अब पूछ ले कि रेडियस क्या है इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट का रेडियस क्या है, इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या है इस ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है इस ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है इस ऑर्बिट में. दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ द बोर मॉडल विच वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, सारे फॉर्मूलाज हम लोग को याद है ना. फर्स्ट हम लोग को पता है रेडियस का फॉर्मूला. सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है रेडियस का एक फॉर्मूला होता है विच इज़ 0.529, जिसको आप 0.53 भी लिख सकते हो, n²/c एंगस्ट्रॉम. यूनिट याद रखना एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम. जो भी आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा, मतलब जो भी अगर 2 एंगस्ट्रॉम आएगा 2 × 10⁻⁻⁻⁻, राइट. दिस इज द मीनिंग ऑफ एंगस्ट्रॉम, ठीक. हम लोग इसको नानोमीटर में भी लिख सकते हैं. नानोमीटर में कैसे लिखेंगे, एक 0 कम कर देंगे, 10⁻⁹ हो जाएगा. तो एक 0 उधर से 10⁻⁹ उधर से कम हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इधर आ जाएगा 5.3 5.29. अच्छा नहीं, सॉरी. अगर हम इसको नानोमीटर में लिखेंगे तो ये तो 10⁻⁻10 है. नानोमीटर होता है 10⁻⁹, राइट. तो एक -10, 10⁻⁻1 बाहर आ जाएगा. 10⁻⁻1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0. एक और डिवाइड बाई 10 हो जाएगा ना, 10⁻⁻1 इंटू, तो एक और डिवाइड बाई 10 तो 0.53. तो आप नानोमीटर के टर्म्स में भी ऐसे लिख सकते हो, n²/c. बट अब जो आंसर आएगा वो नानोमीटर में आएगा. बट आप ये वाला याद रखो, ये मैं आपको बस ऐसे ही बता रहा था. मेन अपन का ये फॉर्मूला अपन का याद रखना है, ठीक है. ये रेडियस का फॉर्मूला अपन को याद रखना है. ओके, तो ये हो गया आपका रेडियस का फॉर्मूला. इसमें देख लो कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर. ठीक है. और हम लोग अब वेलोसिटी पढ़ लेते हैं कि एनर्जी पढ़े, वेलोसिटी पढ़े. चलो पहले वेलोसिटी पढ़ते हैं फिर एनर्जी पढ़ेंगे. सेकेंड फार्मूला हम लोग का वेलोसिटी का आता है. वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, v = 2.18. आई नो ये बहुत सारे फार्मूलाज है, लेकिन आप एक बार शॉर्ट नोट्स बनाओगे और बार बार देख के करोगे ना, देखना ये बहुत इजी हो जाएंगे, आपको सब रट जाएगा, ठीक है. ये फार्मूला है वेलोसिटी का. अगर कोई पूछ ले कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये फार्मूला है. वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर. यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेडियस वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बट दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट. थर्ड फार्मूला आप ये भी टाइम का भी देख लो. टाइम का फार्मूला मैं आपको, या देखो, अगर आपको कभी याद ना आए ना तो आप यूजुअली व्हाट हैपेंस ना, ये जो वैल्यूज़ है ना ये रेडियस और वेलोसिटी में ही पूछती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बट व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ टाइम वाले क्वेश्चंस ना, यूजुअली वो दो इलेक्ट्रॉन देते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन का टाइम का रेशियो या फिर कंपेयर करने को बोलते हैं. तो व्हाट हैपेंस कि हम लोग जब रेशियो निकालते हैं T1/T2, तो हम लोग आर का रेशियो निकाल रहे हैं R1/R2, तो ये तो पहले कट जाएगा ना. दोनों का आर का 0.59 तो फिक्स है, सिर्फ ये दोनों डिफरेंस आएंगे. और मोस्ट प्रोबेबली अगर उन्होंने बोला है कि 2 डिफरेंट एटम है तो ये अलग आएगा एटॉमिक नंबर. लेकिन अगर उन्होंने बोला सेम ही एटम है तो फिर एटॉमिक नंबर भी सेम आएगा, तो फिर सिर्फ n आएगा. समझ रहे हो. तो टाइम में भी व्हाट हैपेंस कि मोस्ट ऑफ द टाइम, आज तक कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें ये वैल्यू भी दी हुई है. मोस्ट ऑफ द टाइम दैट व्हाट दे डू इज कि बोलो कंपेयर ही करने को बोलते हैं, तो वैल्यू वाला पहले कट जाता है. हम लोग को सिर्फ ये याद रखना कि टाइम की प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, तो बहुत ईजी हो जाएगा. हम लोग वैल्यू भी निकाल सकते हैं ऐसे ये वाला फॉर्मूला लगा के. 2π टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस सर्कुलर में 2πr पेरीमीटर अपॉन टाइम v अपॉन स्पीड v. तो अब हम यहाँ पे रेडियस की वैल्यू रख दें, यहाँ पे हम वेलोसिटी की वैल्यू रख दें और फिर कट करके पूरा आंसर निकालोगे तो वो करो या तो, लेकिन वो यूजलेस है. हम लोग बस प्रोपोर्शनैलिटी इसका निकालते हैं. तो रेडियस हम लोग निकालते हैं कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/v, राइट. एंड रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n²/z, तो n²/z. एंड वेलोसिटी इज z डिवाइड बाय n, तो ऊपर चल गया. तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³/z². तो दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ टाइम पीरियड. ये अपन याद रखेंगे. दिस इज द ओनली थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर. याद भी करने की जरूरत नहीं है, बाय द वे यू कैन डिराइव वेरी इजीली. आपने देखा कितना इजीली हम लोगों ने डिराइव किया. तो आप अगर इन दोनों को याद रखोगे तो ये भी बहुत ईजिली हो जाएगा. बट अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो. और ये चीज़ फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/10. तो फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनैलिटी क्या आ जाएगी, z²/n³. इन्वर्स कर देंगे ना इसका, राइट. ईजी. कुछ ऐसा टफ दिख रहा है, नहीं कुछ टफ नहीं है, ठीक है. नाउ वील मूव टू अ लिटिल गुड टॉपिक. मतलब गुड टॉपिक क्या, अच्छा टॉपिक. नाउ वील रीड अबाउट एनर्जी.
ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं अब एनर्जी। ठीक है, एनर्जी में हम लोग देखेंगे एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी यहाँ पे टोटल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। इसका होता है माइनस 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 क्यों, माइनस क्यों, माइनस क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इट इज़ नॉट रिपलिंग, राइट? मतलब ऐसे ही कुछ होता है भाई, कुछ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन आता है। मुझे भूल गया है, बस याद कर लो। अब नेगेटिव साइन होता है चुपचाप, मैं नहीं होता। हाँ, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 इंटू एन, सॉरी इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का। यहाँ पे जो इसकी यूनिट्स आएंगी वो आएंगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की यूनिट वाला ये वैल्यू हमको तब जब हम यूज़ करेंगे तो आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। याद रखना, याद रखना। अगर मान लो हम लोग को मान लो जूल्स में निकालना है तो जूल्स में हम लोग को निकालना नहीं होगा, हम लोग को मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज़ करना है। बट मैं बता दूँ, अगर हम लोग का आंसर जूल में आना चाहिए, जूल में कैसे आएगा? इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पुट कर देंगे तो जूल में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻18 या 19 जूल होता है ना, कुछ ऐसा होता है। वो आपको याद होना चाहिए, मुझे क्यों याद होना चाहिए भाई? ऊपर देख लेते हैं बाद में। यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यहाँ अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा विच विल कम आउट टू बी 2.18 इंटू -18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये भी माइनस, ये भी हो सकता है। ये इसका आंसर अब आएगा जूल में। ठीक है, तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है। हम लोग ईजिली ये वाला यूज़ कर लेंगे। अगर कभी भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, दैट विल बी फाइन। बट अगर कभी हम लोग को ज़रूरत पड़ी तो हम लोग फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन हम लोग मेजर टाइम्स यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम यही याद करके रखते हैं, क्यों ही इतना, है ना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो ये वाला फॉर्मूला अपन याद रखेंगे। ठीक है। नाउ total energy is negative and is potential energy is negative and kinetic energy is not negative, it is positive साइन याद रखना। total energy is equal to kinetic energy is equal to potential energy का हाफ। potential energy is double of kinetic and total energy। ओके, ये दो चीज़ याद रखना। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, मतलब कुछ भी दिया हो, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का चार्ज सेम होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और काइनेटिक एनर्जी का उन दोनों से ऑपोजिट होगा। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होते हैं और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का डबल होता है। ठीक है, अगर हम लोग को इक्वल करना है तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ करना पड़ेगा, तब जाके वो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, ये दो चीज़ आप याद रखना। ठीक है, ये दो चीज़ याद रखनी है। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का साइन सेम होगा, काइनेटिक एनर्जी का साइन ऑपोजिट होगा। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होते हैं और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का डबल होता है। ओके, इन दोनों का डबल होता है। अगर हम लोग को इक्वेट करना है, सबको इक्वल करना है, तो हमको पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, उसको हाफ करना पड़ेगा। ओके, तो नाउ दैट वी हैव द फॉर्मूला, तो हम लोग एक काम करते हैं, एनर्जी निकाल के देखते हैं। ठीक है, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ऐसे करके चलते जाएंगे, फिफ्थ ऑर्बिट। ठीक है, हम लोग हर ऑर्बिट की एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी अगर हमने निकाली, हाइड्रोजन आइटम है, ठीक है, हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑर्बिट की हमने एनर्जी निकाली, तो फॉर्मूला क्या है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर हाइड्रोजन में कितना होता है? 1, एटॉमिक नंबर 1, तो जेड स्क्वायर 1 आ जाएगा। और हम लोग कौन सा ऑर्बिट की निकाल रहे हैं? फर्स्ट, तो एन बी 1 आ जाएगा, राइट? तो आंसर आ जाएगा 1/1 1, तो आंसर आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये है फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। फर्स्ट ऑर्बिट हैज़ द लोवेस्ट एनर्जी। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको सबसे ज़्यादा लगेगी ये, क्योंकि नंबर वाइज, लेकिन ये नेगेटिव में सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा कम है ये। हम लोग सेकेंड ऑर्बिट में चलते हैं। एनर्जी सेकेंड एंड का क्या होगा? फिर से हाइड्रोजन है, तो जी तो 1 डिवाइड बाई 2, डिवाइड ऑर्बिट 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 13.6 डिवाइड बाई 4 विच इज़ विल बी इक्वल टू -3.4 अप्रॉक्सीमेटली। आप करके देख लेना। तो सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी आएगी ये। ऐसे हम थर्ड की निकालते हैं। ठीक है, थर्ड की निकालें तो उसकी आएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। फोर्थ की निकालेंगे तो फोर्थ की आएगी
माइनस 0.84 या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, तो ये 3-4 जो एनर्जी है, फिफ्थ की भी आप याद रख सकते हो इफ़ यू वांट, कर ही लो। 0.51 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन एनर्जी है फॉर हाइड्रोजन, नॉट फ्रॉम हीलियम। हीलियम अगर बोल दिया तो फिर Z2 आ जाएगा, फिर हम लोग को Z यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। अभी हाइड्रोजन बोला हमने इसलिए 1 रखे हम लोग, काम स्टार्ट है और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही यूज़ होता है। ये जो 5-6 एनर्जी है हम लोग को ये लेवल्स याद करने, निकाल भी सकते हो आप तुरंत से, बट याद कर लो तो इज़ बेटर। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज़ 13.6। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी, सेकेंड ऑर्बिट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, समझ रहे हो ना? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज थर्ड ऑर्बिट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज फोर्थ ऑर्बिट। मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बताओ, तो हम लोग कौन सा एन लेंगे? एन क्या लेंगे? ऑर्बिट नंबर क्या लेंगे? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का 2 नहीं, एक्साइटेड स्टेट है मतलब N3। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब 3, N=3। अगर बोलता है सेकेंड स्टेट की एनर्जी बताओ तो हम ना N2 लेते हैं, लेकिन अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है तो N=3 लेंगे। ओके, तो फर्स्ट इज -13.6, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी -3.4, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी -1.51, फोर्थ स्टेट एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी 0.85, ऐसे करते करते चलता जाएगा। तो ये 4-5 एनर्जी लेवल्स हैं जो अपन को याद रखने हैं। ओके, जैसे 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 हम ऑर्बिट्स में नीचे जा रहे हैं, फर्स्ट से बाद जा रहे हैं, तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि माइनस में वैल्यूज डिक्रीज़ हो रही है, ज़ीरो के पास आ रहा है, तो एनर्जी इज़ इंक्रीजिंग। ओके, हम लोग डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस 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 एनर्जी लेवल में होगा? फर्स्ट और सेकेंड में का सबसे बड़ी वैल्यूज़ ये है ना, तो अगर हम एनर्जी डिफरेंस निकालें E1 माइनस E2 माइनस E1, तो -3.4 माइनस 13.6, आंसर आएगा 10.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला बड़ा, प्लस प्लस 13.6 माइनस 3.4, तो आ गया 10.2। अगर हम नेक्स्ट वाले करेंगे तो नेक्स्ट वाले का फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट का सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट का फिर उससे थोड़ा कम डिफरेंस, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट का उससे भी कम डिफरेंस, समझ रहे हो? तो ऐसे हम लोग डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा कि डिफरेंस निकालना, तो हम लोग डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ओके, समझ में आ रहे कंसेप्ट? और देन एक टर्म आती है, जैसे हम समझ सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन क्या होती है हमें वो पता है ना, छोटे मोटे बहुत बड़े पड़ी है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी। ग्राउंड स्टेट क्या होता है? n=1, इन्फिनिटी क्या होता है? n=इन्फिनिटी। तो यहाँ पे n फिक्स्ड है, तो अगर हम यहाँ पे एनर्जी निकालना चाहें, आयनाइजेशन एनर्जी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे आयनाइजेशन एनर्जी? एनर्जी एट इन्फिनिटी, बस फाइनल तो वो है, माइनस एनर्जी एट ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है? ऑलरेडी हमें को पता है, -13.6 माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा 13.6 इंटू n² इंटू Z² अपॉन n²। n² तो फिक्स्ड है, n1 है और इन्फिनिटी है, n1 इन्फिनिटी तो ज़ीरो, सो सिग्निफिकेंस है नहीं, 1 का 1। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमको किसी एटम की निकालनी है, हाइड्रोजन की निकालनी है, किसी की भी निकालनी है, तो हम लोग ये करेंगे, ये फॉर्मूला अपॉन Z² इंटू Z², सॉरी, हाइड्रोजन की निकालनी है 1, हीलियम पे निकालनी है आयनाइजेशन एनर्जी 2 रख देंगे, लिथियम पे निकालनी है 3 रख देंगे, बरीलियम पे निकालनी है 4 रख देंगे सेट की जगह, राइट? समझ गए ना? ऐसे हम लोग को आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है छोटू, समझ में आया नहीं सेपरेशन वाला टॉपिक और एनर्जी वाला टॉपिक? जितना एक और अच्छा सा पॉइंट है कि जितना हम लोगों ने देख लिया ना, हम लोगों ने देख ही लिया ना एनर्जी डिफरेंस वाला, तो जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से ऊपर जाता है, जितना न्यूक्लियस के पास से ऊपर जाएगा और जितना इलेक्ट्रॉन ऊपर से न्यूक्लियस के नज़दीक जितना ज़्यादा गिरेगा, उतना ही ज़्यादा एनर्जी का, अब अगर न्यूक्लियस के पास से जितना दूर जाएगा उतना ज़्यादा इसने अब्जॉर्ब किया होगा, जितना दूर से न्यूक्लियस के पास आएगा उतना इसने एनर्जी का एमिट किया होगा, राइट? एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा अगर पास से दूर जाएगा, और दूर से पास आएगा तो एमिशन भी ज़्यादा, जितना पास आएगा उतना ज़्यादा एमिशन होगा। तो ये हो गया अपन का एनर्जी वाला थोड़ा सा टॉपिक वाला। एनर्जी वाला भी ख़त्म नहीं हुआ है, बट ये फॉर्मूलाज वाले थोड़े से कम हो गए, ख़त्म हो गए। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट मूव करें अपन, चलो।
तो अब हमारा एनर्जी वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है स्पेक्ट्रम, विच इज़ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे जिसमें हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम हम लोग को पता है ना छोटू, जैसे हम लोग देखते हैं ना रेनबो इज़ अ स्पेक्ट्रम, राइट। हम लोग प्रिज्म में वाइट लाइट डालते हैं तो वो स्प्लिट हो जाती है वेबक्यूर कलर में, दैट बिकम्स अ स्पेक्ट्रम, राइट। ये स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़े हुए। सिमिलरली हाइड्रोजन का भी हम लोग अगर उसको एनर्जी दें, ठीक है, हाइड्रोजन को हम एनर्जी दें, उससे एटम निकले, वो बाहर जाए और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बने, और जब हम उस इलेक्ट्रॉन उस जो लाइट के फॉर्म में धीरे धीरे जा रहा है, लाइट के फॉर्म में कैसे हुआ मुझे नहीं पता, बस मान लो कि भाई लाइट के फॉर्म में क्या, फिर हम उसको प्रेजेंस से पास कराएं तो उसका भी स्पेक्ट्रम बन जाता है अलग कलर का, राइट। तो दैट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और हम लोग व्हाट विल डू बेसिकली ना, कि हम लोग अभी तक जो जो हम लोगों ने ऑर्बिट पढ़े ये, अब हम इन ऑर्बिट्स का नाम रख देंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट को ये बोलेंगे, सेकंड ऑर्बिट को ये बोलेंगे, थर्ड ऑर्बिट को ये बोलेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे ना, सीरीज़ बना देंगे कि अगर मान लो कोई फिफ्थ ऑर्बिट से जो भी, अगर कोई भी चीज़ किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट में आ रही है तो उस लाइन को जो वो बना रही है, उस एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम लोग एक दे देंगे नाम। कोई अगर किसी भी ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं से भी सेकंड में आ रही है तो उसको हम एक नाम दे देंगे पर्टिकुलर, ठीक है। व्हाट विल डू इज दिस, हम लोग सीरीज़ रखते हैं, हम आपको याद होगा ये, बट मैं फिर भी बता दूँगा, वैसे रिवाइज तो कराना है। पहला नाम है लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पीफन। ये 5 नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। हाँ, ये 5 इंपॉर्टेंट है। और रीजन्स क्या है? रीजन्स, दिस इज़ ऑफ यूवी रीजन, लाइमन इज़ यूवी रीजन, बाल्मर इज़ विजिबल रीजन, और बाकी सब इंफ्रारेड, बाकी सब इंफ्रारेड, नीचे भी इंफ्रारेड। तो बस ये 2 याद रखना है, लाइमन इज़ यूवी रीजन, बाल्मर इज़ विजिबल रीजन, एंड लाइमन इज़ इंफ्रारेड। लाइमन क्या है? पहला है, तो इसका N1 कोई भी जो अगर इलेक्ट्रॉन है वो एमिशन करके किसी भी ऊपर 1 से नीचे तो हो नहीं सकता, तो मतलब एमिशन नहीं करेगा, एब्जॉर्प्शन तो मतलब एमिशन करके ही नीचे आ सकता है, राइट। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी, चाहे 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, कहीं से भी एमिशन करके अगर 1 में आ रहा है, अगर N जो इनिशियल है, मतलब N जो 1 है, N1 जो है 1 में आ रहा है, चाहे वो N2 में कहीं भी हो, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, पहले किसी भी सेक्शन में रहा हो, घूम फिर के वो 1 में अगर एमिशन करके गिर रहा है, देन दैट इज़ कॉल्ड एज लाइमन सीरीज़। सिमिलरली अगर बाल्मर में वो सेकेंड लाइन पे गिर रहा है, चाहे फिर वो 3 में रहा हो, 4 में रहा हो, 5 में रहा हो, कहीं भी रहा हो, तो दैट इज़ बाल्मर। पार्शन में N क्या होता है? फिक्स्ड वाला 3, ब्रैकेट में N क्या होता है? फिक्स्ड वाला 4, पी फंड में N क्या होता है? फिक्स्ड वाला 5। समझा? किसी भी ऑर्बिट से अगर 1 में गिर रहा है तो दैट इज़ लाइमन सीरीज़ विच इज़ यूवी रीजन में। किसी भी लाइन से अगर सेकेंड ऑर्बिट में गिर रहा है दैट इज़ बाल्मर सीरीज़ विच इज़ इनविजिबल रीजन। किसी भी लाइन से अगर वो थर्ड में गिर रहा है तो पार्शन है, किसी भी से भी फोर्थ में गिर रहा है तो ब्रैकेट है। तो इस तरह से, ठीक है, समझ में आया ना छोटू? तो ये ऐसे होता है। और एक यहाँ पे अब हम लोग को फॉर्मूलेस भी याद रखना है, ये कंसेप्ट तो याद रखना ही है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को फॉर्मूलेस भी याद रखने हैं कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है वो गिरा मान लो किसी N2 ऑर्बिट से N1 ऑर्बिट में वो गिरा किसी भी, तो अगर उसने पूछ लिया कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी लाइंस, कितनी सीरीज़, कितनी लाइंस जनरेट हुई होंगी, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बनी होंगी, क्या जो स्पेक्ट्रम बना उसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस, मतलब कितनी बार में 1 2 3 4 5 कितनी बार में गिर रहा है, कितनी तरह की लाइंस क्रिएट हो रही है, लाइमन भी क्रिएट हो रही है, बाल्मर भी क्रिएट हो रही है, पार्शियल भी क्रिएट हो रही है, कौन कौन सी लाइन क्रिएट हो रही है, राइट। तो अगर हम लोग को ये पूछना डायरेक्ट कि इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आ रहा है तो कौन कौन सी लाइन क्रिएट हो रही है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला होता है, याद है? टोटल नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1, जी भाई, N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ टोटल नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। और अगर किसी पूछ ले किसी पर्टिकुलर सीरीज़, मतलब अगर ये तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस सारी लाइन मिला के, ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर बोल दे कि लाइमन में ही बताओ, लाइमन में कितनी लाइन होगी, ठीक है, तो जिस लाइमन में कितनी ही लाइन होगी तो जिस भी
जिस भी ऊपर वाले स्टेज N2 कहीं से भी मान लो 5 से गिर रहा है, तो लाइमन में कितनी लाइन होगी, N2 माइनस फिक्स, लाइमन का फिक्स कौन सा होता है 1, तो N2 5 माइनस 1 4। अगर यही 5 बोलता है कि 5 में वो गिर रहा है पार्शियल में, तो हम लोग क्या करते हैं 5 माइनस उसका पार्शियल का फिक्स कितना है 3, तो होती 2 लाइन होती पार्शियल्स में, 2 स्पेक्ट्रल लाइन, समझ रहे हो। तो अगर कोई टोटल नंबर ऑफ लाइन्स पूछा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। अगर कोई फिक्स्ड लाइन, कोई पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम पर्टिकुलर की पूछे तो N2 माइनस फिक्स्ड वाला, फिक्स्ड ऑर्बिटल, जिस भी सीरीज़ का पूछे, लाइमन का पूछे, बार्मन का पूछे, कहीं का भी पूछे। ओके ओके, चलो नाइस। हाँ, तो ये हो गया। और एक और फॉर्मूला आता है कि हम लोगों को अगर इन्हीं इसी सीरीज़ की अगर वेवलेंथ वगैरह निकालनी है, हम लोग से पूछ ले वेवलेंथ बताओ कितना होगा, और हम लोग को 2-3 ऑर्बिटल दिया हुआ और टोटल वेवलेंथ कितनी होगी, तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला है विच इज़ ये वेव नंबर है। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर होता है 1/λ। वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू RH रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू Z² एटॉमिक नंबर स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ये निकालने का, लैम्डा लैम्डा निकालने का होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ जो ये रेडबर्ग कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स मीटर। ये वैल्यू अपन को याद रखनी है, 1.097 इंटू 10⁻7। ओके ओके, याद रखेंगे ये वाला फॉर्मूला एक। ये सब हमने पढ़ा है ना छोटू, आपको रिकॉल करना है। ओके, अपने नोट्स खोल के बैठना। फिर से एक बार बताता हूँ, अगर इन स्पेक्ट्रल लाइंस में हम लोग को 2 ऑर्बिट दी हुई हैं और पूछा हो कि वेवलेंथ कितना होगा, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू RH रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू Z² अपॉन 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको और क्लियर होगा, आपको क्वेश्चंस करने हैं, PYQ सॉल्व करने हैं। ओके, Z is atomic number, RH is Rydberg constant which is 1.097 × 10⁻7। ओके 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 ओके। और कोई भी सीरीज़ हो, चाहे लाइमन हो, चाहे बार्मर हो, चाहे पास्चन हो, चाहे कोई भी सीरीज़ हो, फॉर एनी सीरीज़ जो उसकी फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट लाइन कौन सी होती है, लाइमन है तो 2 से 1, बार्मर है तो 3 से 2, पास्चन है तो 4 से 3, समझ रहे हो। मतलब जो फिक्स्ड ऑर्बिटल है उसके एक ऊपर वो वाली फर्स्ट लाइन होती है, राइट। उसकी फर्स्ट लाइन का जो, अगर हम लोग याद करो छोटू, याद करो कि फर्स्ट लाइन का अगर हम लोग देखें कि लाइमन की जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन कौन सी होगी 2 से 1, ठीक है, और लाइमन की लास्ट लाइन कौन सी होगी इन्फिनिटी से 1, ठीक है। अगर हम दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकाल लें, तो फर्स्ट ऑर्बिट कितना एनर्जी होता है याद करो, 13.6 माइनस 13.6, और इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो 0 माइनस 13.6, तो डिफरेंस कितना है 13.6। और सेकंड और फर्स्ट का निकाले तो क्या होगा, सेकंड और फर्स्ट से क्या निकालेंगे, तो 13.6 और डिवाइड बाय माइनस 3y, सेकंड वाले का क्या होता है, सेकंड ऑर्बिट का 3/4 होता है, और फर्स्ट वाले का 13.6 होता है, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो 10 समथिंग आएगा। तो इसका जो है ये इन्फिनिट वाले लास्ट लाइन का जो था, इसका जो एनर्जी था वो ज़्यादा था। तो फर्स्ट लाइन जो किसी भी सीरीज़ की होती है उसकी जो होती है वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, क्योंकि एनर्जी मिनिमम होती है, एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो एनर्जी मिनिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम, और फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम, बिकॉज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, राइट। एंड जो लास्ट लाइन होती है किसी भी सीरीज़ की, उसका एनर्जी मैक्सिमम होता है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है, और वेवलेंथ मिनिमम होता है। किसी भी सीरीज़ का फर्स्ट लाइन का एनर्जी मिनिमम, किसी भी सीरीज़ का लास्ट लाइन का एनर्जी मैक्सिमम। ओके, समझ में आया। चलो हम लोग मान लो हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज़ है, इसका हमको निकालना है फर्स्ट लाइन का हम लोग को इसका वेवलेंथ निकालना है। फर्स्ट लाइन का इसका मतलब वेवलेंथ। अब हम लोग को याद है लाइमन सीरीज़, फर्स्ट लाइमन सीरीज़ मतलब इसका N1 तो 1 होगा, और फर्स्ट लाइन है तो मतलब पहली लाइन, तो N2 से आ रहा है मतलब पहली लाइन, तो हम लोग को वेवलेंथ निकालनी। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू RZ² इंटू 1N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। Z कुछ भी नहीं दिया मतलब हाइड्रोजन है, कुछ भी नहीं दिया मतलब हाइड्रोजन कंसिडर करना है हम लोग को, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया, हाइड्रोजन कंसिडर करना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1/λ R Z² हाइड्रोजन 1 1 1
माइनस n1 1 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर, 4 ऊपर जाएगा तो 3/4, तो लैम्डा कितना आ गया 4/3 आर। समझा। अब आर की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं हम, लेकिन हम लोग को पुट क्यों करनी है, ऑप्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम आर की वैल्यू नहीं पुट करते हैं, ऐसे दे देते हैं आर। तो ये आ गया है। तो इस तरह से हम लोग को वेवलेंथ निकालनी है। समझ में आया? समझ में आया? ईजी था, कुछ टफ था, बस थोड़ा सा हम लोग को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हम लोग को टर्मिनोलॉजीज़ पता होनी चाहिए, तो हम लोग का ईजिली आ जाएगा। ओके। और यहाँ पे एक बहुत ही कूल सा पॉइंट है कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि बंदा कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में जा रहा है, मतलब यही होता है ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो हमेशा सिर्फ 1 से ही जाएगा ना, मतलब कहीं भी से भी इलेक्ट्रॉन उठेगा तो इसकी बिगिनिंग तो 1 से ही होगी, फर्स्ट ऑर्बिट से, तो वो तो लाइमन हो गया, राइट। किसी भी वो n2 तक जाए लेकिन उठेगा तो 1 से ही, तो वो तो कहलाएगा लाइमन है सीरीज़। तो मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो सिर्फ लाइमन का होता है, लेकिन जो एमिशन स्पेक्ट्रम है, एनर्जी निकाल के नीचे आने वाला, वो हर एक स्पेक्ट्रम का है, एवरी, चाहे लाइमन और बाल्मर और पार्शियल हो, किसी भी स्पेक्ट्रम से किसी भी स्पेक्ट्रम में एनर्जी गिर सकता है। लाइमन में बाल्मर में है तो लाइमन में आ सकता है, पार्शियल में है तो बाल्मर में आ सकता है, पी फंड में है तो ब्रैकेट में आ सकता है, किसी भी पी फंड में है तो लाइमन में आ सकता है, किसी भी सीरीज़ में आ सकता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लाइमन बस का होता है, सिर्फ लाइमन इज़ द वन जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो करता है, और अपना एमिशन स्पेक्ट्रम सारी सीरीज शो करती है। ओके, समझ में आया? ये वाले कंसेप्ट याद रखना छोटू। फर्स्ट लाइन कौन सी होती है, सेकंड से 1 या थर्ड से सेकंड, जिस भी पर्टिकुलर और फर्स्ट लाइन जिस भी सीरीज़ का पूछना है उसका फिक्स्ड ऑर्बिट, और उससे एक ऊपर वाला लास्ट लाइन क्या होती है, जिस भी पर्टिकुलर सीरीज़ का पूछना है उसका फिक्स्ड ऑर्बिट और इन्फिनिटी। समझ रहे हो ना? फर्स्ट लाइन की एनर्जी मिनिमम होती है, वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। सेकंड लाइन लास्ट लाइन का एनर्जी मैक्सिमम होता है, वेवलेंथ मिनिमम होता है। ये सारे कंसेप्ट हम लोग को याद रखने हैं। ओके। देन एक कंसेप्ट आता है डी ब्रॉगलीज़ का कंसेप्ट। डी ब्रॉगली का कंसेप्ट क्या कहता है, इसमें बस 2-3 फॉर्मूले बस हमको याद रखने हैं, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने डुअल नेचर से कोई डुअल नेचर ऑफ वेव का थ्योरी दी थी, और डुअल नेचर से इसने एक फॉर्मूला भी निकाला था। अभी तक बोर था, उसने पार्टिकल नेचर यूज़ किया, ठीक है। डी ब्रॉय आया, इसने डुअल नेचर यूज़ किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डुअल नेचर यूज़ करता है, पार्टिकल वेव, इलेक्ट्रॉन वेव, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। तो इसने एक फॉर्मूला दिया लैम्डा इज इक्वल टू, पहले इसने बोला जो भी वेवलेंथ है दैट इज इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। तो आ गया लैम्डा इज इक्वल टू h/p। एच एस अपन का प्लैंक्स कांस्टेंट। अगेन प्लैंक्स कांस्टेंट को अपन को पता है ना, 6.6 × 10⁻34 जूल्स पर सेकेंड, राइट है, याद है ना। तो हम लोग इसके सारे फॉर्मूलाज लिखते हैं, h/p। मोमेंटम और क्या होता है, मोमेंटम और क्या होता है याद करो, mv, मास इंटू वेलोसिटी। और क्या होता है याद करो, मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है, याद करो, ये होता है ना, मोमेंटम इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी होता है मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m। याद है ये फॉर्मूले? नहीं याद है तो याद करो। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है 2me काइनेटिक एनर्जी, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी भी हो सकता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी यूजुअली, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग को याद करो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू वोल्टेज। ये सारे आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी बस समझ जाओ। चार्ज इनटू वोल्टेज, तो यहाँ एक और फॉर्मूला आ सकता है √2m QV, V इज़ वोल्टेज, चार्ज इनटू वोल्टेज। समझा? एक बार अच्छे से लिखते हैं, सारे फॉर्मूलेज आ गए। लैम्डा इज इक्वल टू h/p इज इक्वल टू h/mv इज इक्वल टू h/√2m k h/2m QV, V is voltage। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली से पोस्टुलेट्स हम एक बार देख लेते हैं। उसने बोला अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म वेव्स बाय रिवॉल्विंग इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। बकवास।
नेक्स्ट उसने बोला इलेक्ट्रॉन बोर क्वांटम नंबर कंडीशन विल बी टोटली सेटिस्फाइड। वही बोर कॉन्स्टेंट उसने बोला कि अभी भी जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो इसी मूव करेगा कि h/2 के मल्टीपल में मूव करेगा। जिस भी ऑर्बिट में मूव करेगा उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2 के इक्वल होगा। थर्ड जो उसने एक अच्छा चीज़ बोला, द सर्कमफ्रेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन की जो सर्कमफ्रेंस है, जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट की जो सर्कमफ्रेंस है, दैट विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हिज डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो वो बोल रहा है कि 2πr आर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में घूम रहा है, चाहे फर्स्ट nth, याद है ना आर का फॉर्मूला 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जी एंगस्ट्रॉम। तो वही वाला किस भी ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस विल बी इक्वल टू ये दिस इज़ n, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, मल्टीपल होगा एंड डी ब्रॉय वेवलेंथ है। वेवलेंथ हम यहाँ से निकालेंगे अगर क्वेश्चन आएगा तो ये एक फॉर्मूला इसने दिया कि कोई भी द सर्कमफ्रेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स डी ब्रॉयज वेवलेंथ वेयर n इज नंबर। नाउ n इज टोटल नंबर ऑफ वेव्स, कितने और वेव है, कितने ऑर्बिट है, कितने, बेसिकली ये दिस इज़ व्हाट n इज। यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम आता है, मान लो एक वो दिया हुआ है, ये एक वेव दी हुई है 1 2 3 4 5, तो ये इसका सर्कमफ्रेंस हो गया एक तरह से। अब इसने बोल दिया कि इसमें ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिखो, तो यहाँ पे कितनी वेव होंगी, यहाँ पे कितना n कितना होगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे n ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4, जितने हेड होंगे उतने n। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ऐसे आएगा कि 2πr सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 5π। अगर ये ऐसे होता तो यहाँ पे आता 2πr इज इक्वल टू 3π, 1 2 3 3 हेड। ओके समझ में आया? 2πr इज इक्वल टू 5π, 2πr इज इक्वल टू 3π। समझा 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 समझा। देन कम्स ये वाला डी ब्रॉय का हो गया, इतना ही पढ़ना है हमको। डी ब्रॉय में ये फॉर्मूला याद रखना है और एक ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एक हाइजेनबर्ग आता है, हाइजेनबर्ग आया, उसने क्या बोला ना कि इट इज़ इम्पॉसिबल है कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन या उसकी वेलोसिटी को एक्यूरेसी के साथ बता दो। कुछ ना कुछ उसमें अनसर्टेनिटी, कुछ ना कुछ उसमें गलत आ ही जाता है। तो हाइजेनबर्ग ने यही बोला कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो अनसर्टेन ही होता है, उसकी आप एग्जैक्ट पोजीशन या फिर वेलोसिटी नहीं बता सकते। तो उसने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया कि कितना अनसर्टेनिटी होगी, तो कितनी अनसर्टेनिटी होगी उसको बताने के लिए इसने एक फॉर्मूला दिया, चेंज इन पोजिशन into change in momentum will be greater or equal to then h/4π। या ये फॉर्मूला बस ऐसे याद रखो, change in position into momentum is equal to h/4π। ये एक फॉर्मूला हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ओके, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला का हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं। कैसे? डेल्टा एक्स मोमेंटम का हम वो करते हैं एम, मास तो कांस्टेंट दिखाएगा, वेलोसिटी में चेंज आ सकता है, तो चेंज इन वेलोसिटी इंटू h/4π। एक ये भी फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पे, राइट। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4π m, ये भी फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पे, राइट। चलो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेंगे अपन लोग, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इज इफ अनसर्टेनिटी और इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.1 angstrom, then what will be the uncertainty in its velocity। ठीक है, हम लोग को निकालना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। हम लोग देखते हैं फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स वेलोसिटी दी हुई है, तो हम लोग को मास मोमेंटम का वो वाला फॉर्मूला लिखना है, मोमेंटम को एक्सपैंड करके इनटू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी h/4π। ये फॉर्मूला है अपन के पास, ठीक है। हम लोग को अनसर्टेनिटी इन डिस्टेंस दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है, h कांस्टेंट हमको पता है, 4π हम लोग को पता है, बस वैल्यूज़ पुट करनी है। चेंज इन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, h 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय 4 इंटू पाई 4 इंटू 3.14 डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 और अनसर्टेनिटी इन वो कितना है 0.1 एंगस्ट्रॉम।
0.1 एंगस्टॉम, तो 10⁻10 और 0.1 का भी 10⁻−1 हो गया, ऐड हो गया तो 10⁻11 -11। समझ में आया? वहाँ बोलोगे इतना बड़ा कैलकुलेशन, हाँ यार इस चैप्टर में इतने बड़े कैलकुलेशंस आते हैं और हम लोग को करने पड़ेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। पहले मैं इनको सबको साथ करता और पहले 0 0 को निपटाता। तो ये दोनों माइनस माइनस से ऐड हो जाएंगे, 10⁻42, 10⁻42 इधर आ गया, 10⁻42 ऊपर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो 10⁻+42 -34 आ गया 10⁻8। ठीक है, करोगे तो आ जाएगा आपका 10⁻42 माइनस, हाँ 10⁻8। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको, पहली बात तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये पक्का इससे बड़ा आ जाएगा, तो आंसर डेसिमल में आएगा, तो हम एक जीरो को बोरो करेंगे, तो 66 कर देंगे इसको और 10⁻7 इधर कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि इसको हम लोग ले लेते हैं 9, पहले तो हम इसको 9 ले लेते हैं, और इसको 9 ले लिया तो ये 9 × 3 36, 36 × 3 कितना होगा, 36 × 3 कितना होगा, 96, 36 × 3 36 × 3 होगा 108। ये इजी, यहाँ पर तक ईजी था ना, तो 108 को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दो आप, 108 यार तो ज़्यादा हो गया, हाँ यार तो ज़्यादा ही हो गया, तो एक और ज़ीरो बोरो कर लो, 108। तो 108 है तो हम लोगों ने थोड़ा सा कम किया, तो हमारा एक्सपैंड कर लो, 110, 115, 120 ऐसा आएगा, 120 ले लो चलो। तो 120 से अगर हम इसको काट करना चाहें तो आएगा 5 जाएगा, 5 तो 5 पॉइंट समथिंग, 10⁻6 ये आएगा इसका आंसर। अब आपको मैं आंसर कैसे दिखाऊँ, मैंने कसम से सॉल्व नहीं किया, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे ना, आपको खुद से रियलाइज होगा कि यार 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 5 पॉइंट के समथिंग क्लोज आना चाहिए, या 5 के क्लोज आना चाहिए, 4.9 आ जाए, 6 आ जाए, मतलब कुछ तो ऐसे क्लोज आएगा। सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट जो इसका आंसर आएगा वो अपन को ऐसे अप्रॉक्सीमेशन से लगा देना है। इसमें मोस्ट और टाइम्स जो है ऑप्शंस दूर दूर रहते हैं, या कभी दूर नहीं हुए तो आपको अच्छे से कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। ओके, तो ये हो गया अपन का हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑल्सो। अब लास्ट हमारा एक टॉपिक बचा है क्वांटम नंबर्स का, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसी से, आते हैं इसी पार्ट से, वो अपन पढ़ेंगे पार्ट 3 में। ओके, चलो टेक केयर।